जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कौन से भाग है, कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है और किस भाग में कोई कितने अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में क्या विवरण है, पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। अगर पूरी क्लास ध्यान से नहीं देखोगे तो कोई भी चीज़ समझ में आने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम आज फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं संविधान की। हम 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है या वो जो भी है वो पीछे से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम अपने संविधान से ही स्टार्ट करेंगे। वो जो चीज़ें हैं वो लास्ट में बताएंगे ताकि आपको अमूमन जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले 1935 का भारत शासन अधिनियम ये सब कुछ बताया जाता है। 1857 क्रांति से शुरू करता है ये वो फंडा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट भारतीय संविधान से ही शुरू करेंगे ताकि आपको बेटर से बेटर तरीके से समझाने के लिए ये थोड़ा एक नया फॉर्मूला लेके आया हूँ। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम अभी इसमें क्या होता है, ये जो अपना संविधान बनाया गया है इसमें ये संविधान एक बुक है और उस बुक में लिखा हुआ है कि भारत का शासन किस तरीके से चलेगा। समझ रहे हो ना? ये एक बुक है और बुक में लिखा हुआ है कि भारत में शासन किस तरीके से चलेगा और कौन किसका क्या किरदार है। जैसे फिल्म का किरदार नहीं होता, वैसे ही फिल्म का विलेन हीरो का इनका अलग अलग किरदार होता है। वैसे इसमें जो भारत में जो शासन कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कोई भी ए टू जेड, उनका अपना अपना किरदार है। तो वो क्या क्या किरदार है वो इसमें बताया गया है। तो जैसे ये आपको मैंने अब बता दिया, एक संविधान एक बुक है। तो बुक में क्या होता है, पेज नंबर होता है, लेसन नंबर होता है, किस लेसन में क्या है वो दिया गया रहता है। तो इसी हिसाब से उसमें लेसन नंबर होता है, इसमें भाग नंबर है, किस लेसन में क्या है वो इसमें किस भाग में क्या किस बारे में बताया गया वो है पेज नंबर, इसमें अनुच्छेद मान। बस अगर आप बेसिक तरीके से इसको समझोगे ना तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपके समझ में आ जाएगा। बस आप पूरी तरह से इसको देख लेना। अब हम शुरू करते हैं भाग फर्स्ट से। इसमें कितने 12 भाग हैं। हम फर्स्ट भाग से शुरू करते हैं, आपको अब क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में क्या दिया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब ये संघ क्या है, संघ क्या है? संघ 3 टाइप के होते हैं। तो आपको मैं पहले संघ के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद क्योंकि अगर हम सही से बेस नहीं बनाएंगे तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। संघ एक होता है कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। एक होता है फेडरेशन। एक होता है यूनियन। ये एक फेडरेशन है, ये भी एक संघ होता है, और यूनियन संघ होता है, ये परिसंघ होता है। अभी इनमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि जो कॉन्फेडरेशन होता है इसको आप जब चाहो जब बिना मर्जी से इसमें से टूट के आप अलग हो सकते हो। फेडरेशन होता है इसमें आप टूट के अलग तो हो सकते हो इससे, पर इसकी एक डॉक्यूमेंट कार्रवाई होती है जो आपको कंप्लीट करने के बाद अलग हो सकते हो। और यूनियन है, ये तो यूनियन ही है, इससे आप कभी अलग नहीं हो सकते। जो कॉन्फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन जैसे पुराने टाइम पर कोई एक सम्राट होता है जो छोटी छोटी रियासतों को अपने राज्य में मिला के और एक बड़ा मतलब अपने रियासत का बहुत बड़ा विस्तार करता था।
तो वो सब आती थी कॉन्फेडरेशन में। जैसे वो सम्राट होता था, उसकी कोई कमज़ोरी हुई और अपने अपने वो राज्य स्वतंत्र हो जाते थे, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट कार्रवाई नहीं, वो अपनी मर्जी से हो जाते थे। वो परिसंघ होता है। फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन यूएसएसआर, सोवियत रूस, जो सोवियत संघ था उसने कई देशों में मिला के बनाया गया था उसको। तो वो क्या था? फेडरेशन था। उसमें अलग हो सकते थे, क्योंकि 1991 के लगभग वो सारे देश अलग भी हुए, पर उसमें क्या था, वो एक डॉक्यूमेंट कार्रवाई थी, कुछ उसमें बनाया गया था कि आप इस तरह से अलग हो सकते हो। वो फेडरेशन है। यूनियन इंडिया यूनियन है, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूनियन का क्या मतलब? इसमें आप कभी भी अलग नहीं हो सकते, इससे आप कभी भी अलग नहीं हो सकते। समझ में आ रही है? तो ये होता है कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। यूनियन में आप कभी भी अलग नहीं हो सकते। आपको इस संघ के बारे में समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको वही अपने मेन टॉपिक पर। इसमें हो गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो भाग फर्स्ट हो गया। इसमें भाग फर्स्ट में आते हैं अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। तो हम अभी पढ़ेंगे फर्स्ट अनुच्छेद। अनुच्छेद फर्स्ट या आर्टिकल फर्स्ट, इंग्लिश में आर्टिकल, वो हिंदी में अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद फर्स्ट में बताया गया है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ होगा। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि ताकि कोई भी राज्य छोटा मोटा अपने आप से टूट के अलग नहीं हो। नहीं तो कोई भी बोल देगा गुजरात मैं अपने आप से स्वतंत्र हो, राजस्थान बोल देगा मैं अपने आप से स्वतंत्र हूँ। अब जब ये भारत राज्यों का संघ होगा, ये संघ मतलब संघ भी होगा, तो ये यूनियन, इस संघ का मतलब होता है यूनियन। क्योंकि इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता, कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता। इसलिए अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2, इसमें लिखा गया है संसद विदेशी राज्य को, संसद अपनी मर्जी से विदेशी राज्य या विदेशी कोई भी भूमि है, कोई भी लैंड है, उसको मिला सकती है, राज्य को भारत में मिला सकती है। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा कि 16 मई 1975 किसको मिलाया था? सिक्किम। सोलह मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। अब क्या सिक्किम भारत से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो भारत के अखंड भारत का हिस्सा बन गया सिक्किम 16 मई 1975 को। इस टाइम क्या हुआ था, उससे पहले चाइना ने उसको तिब्बत को कब्जा किया था, तो चाइना का उसके बाद था कि सिक्किम वगैरह को भी कब्जा कर लेते हैं, छोटा मोटा देश है, कुछ नहीं हो रहा। तो सिक्किम के राजा थे जो भी, उन्होंने भारत से संपर्क किया कि हमें अपने भारत में मिला लो ताकि
हम चाइना में नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्होंने तिब्बत की हालत देखी थी, वहाँ की जो जनता थी उस पर किस तरह से चाइना ने अत्याचार किया था, और वहाँ के जो गुरु थे उन्होंने, वो दलाई लामा, वो भारत में आके शरण ली थी। तो उस हिसाब से सिक्किम ने फिर फैसला किया कि भारत में मिल लिया जाए। तो भारत में इनको मिलाया गया, और उसके बाद वापस बाहर निकलने का तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि भारत है ठीक है राज्यों का संघ है, मतलब ये यूनियन है, यूनियन से बाहर नहीं निकल सकते आप इसको तोड़कर। तो इस हिसाब अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में है संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। संसद राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। नाम में, उसके भौगोलिक सीमा में, अब देखो इसमें संसद वर्तमान जो भी राज्य है उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी का नाम कुछ भी रख सकती है। जैसे राजस्थान है उसका नाम राजपूताना रख सकती है, आंध्र प्रदेश का नाम बिहार रख सकती है, बिहार का नाम पश्चिम बंगाल रख सकती है, पश्चिम बंगाल का नाम असम रख सकती है, कुछ भी रख सकती है, और उससे अलग राज्य भी बना सकती है। किसी भी दो राज्यों को तोड़ के बना सकती है, एक राज्य को तोड़ के बना सकती है, किसी की सीमा कम ज़्यादा कुछ भी कर सकती है, वो संसद को उसका पूरा अधिकार होता है। इसके बाद चलते हैं हम अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 या आर्टिकल 4 में इसमें ये लिखा हुआ है कि जब संसद है वो अनुच्छेद 2 या 3 पर कुछ भी कानून बना रही होती है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है। वो बस देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है, वो ओनली उसको देख सकता है टुकुर टुकुर बस। और ये बस नॉर्मली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 50% से पारित हो जाना चाहिए बहुमत से, और ये कानून बन जाता है। जैसे 50% मतलब जैसे 100 सीटें हैं तो 100 में से 50 सीट चाहिए इसको कानून को पारित करना। नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है, वो मिल जाती है। 50% जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके पास होता ही है। अब हम समझा देते हैं इसके आगे का थोड़ा सा विस्तार से। अगर पहले अपन जो भारत था उस टाइम अंग्रेज़ों के टाइम पर, वो उसमें क्या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये बांग्लादेश, ये सब कुछ भारत में आते थे। 1893 में 1893 में अफ़गानिस्तान अलग हो गया। और उसके लिए खींच दी गई डूरंड रेखा। अठारह में अफगानिस्तान को अलग कर दिया और डूरंड रेखा खींच दी गई। 1935 में बर्मा अलग हो गया हमारे से। और उसके बाद 1947 में ये जो बीमारी है वायरस, कोरोना वायरस, परमानेंट बीमारी है, पाकिस्तान ये भी अलग हो गया। उसका 1947 के बाद जो भारत है उसमें आपको पता ही होगा। तो ये अभी जो भारत है वो पहले इस
तरह से नहीं था जितने अभी स्टेट है, जितने यूनियन टेरिटरी है। इस हिसाब से पहले जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, उस टाइम इसका नक्शा तो यही था, पर ये जो अंदर स्टेट है वो इस तरह से नहीं थे जैसे अभी है। आज़ादी के समय क्या थी, काफ़ी देसी रियासत थी और काफ़ी यूनियन टेरिटरी थी, तो उनको सिस्टमेटिक ढंग से सेट किया गया। उसके बाद ये जो अभी आप देख सकते हो जितने राज्य है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इस हिसाब से बनाया गया। आज़ादी के समय जो टोटल देसी रियासत थी, देसी रियासत जिनको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, ये टोटल कितने थे? पाकिस्तान में गए थे 13, और इंडिया में थे 552 थे। इनमें से टोटल कितने थे? 552। पाकिस्तान में 13 देसी रियासत थी। 552 में से 549, 549 इनका विलय तो नॉर्मल तरीके से इंडिया में हो गया था। उसके बाद दिक्कत आती है 3 रियासत की। 3 रियासत में कौन कौन सी थी जिसमें उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी? उसमें एक आता है हैदराबाद, फर्स्ट में आता है हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान तेलंगाना और ये आंध्रा यहाँ पर था। वो काफ़ी संपन्न स्टेट था। हैदराबाद का जो निज़ाम था वो बोल रहा था कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। अब पाकिस्तान में मिलेगा कैसे? उसकी भौगोलिक कंडीशन तो इतनी ये देखिए इंडिया का नक्शा है, इसमें आप देख सकते हो पाकिस्तान, हैदराबाद यहाँ पर है। तो ये मान वर्तमान तेलंगाना, आंध्रा, थोड़ा बहुत इधर कर्नाटका का थोड़ा बहुत एरिया था। इस टाइप से यहाँ का निज़ाम था। वो बोल रहा था कि मैं अब यहाँ से पाकिस्तान में कैसे मिलेगा? ये बीच का हिस्सा आ गया इंडिया में, तो ये तो दिक्कत खड़ी हो गई। और इनको जब अंग्रेज़ गए थे तो एक बीमारी फैला के गए थे कि देसी रियासतों को सभी को छूट है कि वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकती है कि वो किस में मिलना चाहती है, भारतीय पाकिस्तान में। अब ये इसने तो हल्ला कर दिया, ये पूरे देश में हल्ला हो गया। वल्लभ भाई पटेल ये टेंशन में आ गए। फिर वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए, इसका इलाज के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑपरेशन पोलो के तहत ये एक पुलिस कार्रवाई थी। ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिला लिया गया। वैसे कहने को पुलिस कार्रवाई थी, पर इसमें फौज को भेजा गया था। तो इसने अंग्रेज़ों ने बताया हुआ था भाई। तो यहाँ के निज़ाम ने डायरेक्ट फ़ोन किया इंग्लैंड में फ़ोन किया। उस वहाँ के फिर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेहरू के पास फ़ोन किया वापस, और नेहरू ने पटेल को बोला भाई क्या हो रहा है ये, हमें फौज तो भेजनी नहीं है क्योंकि हमें इनको सभी को छूट दी गई है भाई कि आर्मी की कार्रवाई नहीं कर सकते आप, जो जिसमें चाहे वो मिल सकता है। तो पटेल ने बोला कि हम फौज को भेजा ही नहीं, हमने तो पुलिस कार्रवाई की है। वहाँ के थोड़ा प्रशासन को सही करने के लिए पुलिस को भेजा है, और वहाँ निज़ाम को घेर लिया गया, और फिर उसको ज़बरदस्ती उसको साइन करने ही पड़े इंडिया में विलय के लिए। अब दूसरी बीमारी थी जूनागढ़, जो इधर पड़ता है गुजरात में। अब जूनागढ़ का जो राजा था वो था मुस्लिम, और जो जनता थी वो थी हिंदू। इस जूनागढ़ के जो राजा था उस टाइम उसको
शौक़ था कुत्ते पालने का, वो 800 अलग अलग वैरायटी के कुत्ते रखता था। जहाँ भी जाता था अलग अलग वैरायटी के कुत्ते लेके जाता था। डॉग लवर था वो, आजकल के नहीं होते डॉग लवर, वैसे उस टाइप का और डॉग लवर था पुराना। सॉरी। तो उसने क्या कहा कि मैं पाकिस्तान में मिलूँगा, और उसने बात कर दी मोहम्मद अली जिन्ना से। जिन्ना भाई साहब से बात करी, और जिन्ना ने क्या किया, इधर से फौज भेज दी। जिन्ना ने फौज भेज दी। जैसे पटेल और नेहरू को पता चला, पटेल ने अपनी फौज इधर लगा दी, और इनकी फौज इधर आ गई, अपनी इधर आ गई। ये यहीं अटक कर रह गए, और ये रह गया जूनागढ़ भारत। फिर इसमें डिसाइड किया गया कि यहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, क्योंकि पता था जनता हिंदू है यहाँ की, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर पाकिस्तान में विलय हो जाएगा। तो जनमत संग्रह कराने के बाद 90% भारत के पक्ष में थे और 10% पाकिस्तान के पक्ष में थे। तो उसके बाद क्लियर हो गया कि ये भारत में मिलाना है इनको। उसके बाद एक तीसरा रह गया, ये JNK, जो आज तक सर दर्द बना हुआ है। ये सिर ऊपर का मुकुट, क्राउन ऑफ इंडिया। अब इसलिए क्या हुआ कि पाकिस्तान को पता चला कि जूनागढ़ गया, हैदराबाद गया, अब क्या करें। तो इन्होंने इधर से, इसके अंदर मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, राजा था इसका हिंदू था हरी सिंह। इन्होंने धीरे धीरे इधर से अपने फौज को कबाइलियों के वेश में अंदर भेजना शुरू कर दिया, और अंदर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया कि ताकि अशांति हो जाएगी तो हरी सिंह अपने पास आएगा दौड़ कर कि हमारे यहाँ पर आप हमारे को पाकिस्तान में मिला लो। इसमें राजा हरी सिंह था, और इसका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, और राजा था हरी सिंह। प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। तो इधर से जैसे इन्होंने कार्रवाई की, तो ये शेख अब्दुल्ला आया नेहरू और पटेल के पास दिल्ली में, बोला भाई हमारे को बचाओ कैसे भी करके, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगी। और JNK पूरा, क्योंकि इन्होंने घोषित कर दिया JNK को हम स्वतंत्र देश रहेंगे, तो JNK पूरा शांत हो जाएगा। तो ये इन्होंने बोला ठीक है, पटेल को बोला आर्मी भेजो और इनको बचाओ। बोले ऐसे आर्मी नहीं भेजेंगे, पटेल ने बता दिया पहले इधर साइन करो कि कश्मीर की सीमा भारत की सीमा होगी, और कश्मीर का पूरी तरह से भारत में विलय होता है। तो राजा हरी सिंह को मजबूरी में उस टाइम साइन करना पड़ा, पर ये जो शेख अब्दुल्ला थे इसने उस टाइम थोड़ा चालाकी कर लिया, और 370 जो धारा थी जो अभी हट चुकी है, इसकी मांग कर ली कि भारत का संविधान है वो, और जो रूल रेगुलेशन है वो JNK में नहीं चलेगा, उसका अलग संविधान होगा, उसके हिसाब से वहाँ पर सरकार चलेगी। उस टाइम वो मानना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा मुस्लिम थी, और उसका विलय करना इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए वो पटेल और नेहरू ने मान लिया, क्योंकि प्लानिंग लेके चलना पड़ता है। अगर आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे हो तो 100-200 साल आगे की प्लानिंग लेके चलना पड़ता है। आप अभी के लिए नहीं सोच सकते इतना जल्दा। उस हिसाब से JNK को विलय किया गया, पर इसका कुछ हिस्सा जो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है POK, ये वाला हिस्सा ये पाकिस्तान के पास रह गया। ये रह इसलिए गया क्योंकि इस पर जो फौजी कार्रवाई थी उसके लिए जिसको भेजा गया था, उसमें कमान थी उसकी किसके पास, ब्रिगेडियर उस्मानी। इन्होंने यहाँ तक तो इनको पीछे खदेड़ दिया। फिर वैसे ब्रिगेडियर उस्मानी की इसमें शहीद हो गए थे, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े थे। उसके बाद इसका नेहरू को ऐसा लगा कि नेहरू जी वकील तो थे ही, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऐसा लगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अपने को मिल जाएगा। किस बेस पे कि हरी सिंह ने साइन किया हुआ है कि ये इसका पूरी तरह से इंडिया में विलय होता है, तो हम UN में चलते हैं और वहाँ से बिना लड़ाई किए हमारे को मिल जाएगा। और ये भाई साहब चले गए UNO, और आज तक कोई UNO का तो कोई डिसीजन आया नहीं, क्योंकि आता ही नहीं है उसका डिसीजन इस मामले में, बिल्कुल नहीं आएगा।
तो हम अभी इसको दोबारा ऐसी कार्रवाई करके ले सकते हैं, अपने दम पर ही लेना पड़ेगा। यूएनओ के भरोसे तो कुछ होना जाना है नहीं। जे.एंड.के का विलय किया गया था 26 अक्टूबर 1947 में। उसके बाद जे.एंड.के पूरी तरह से जे.एंड.के का विलय भारत में हो गया। उसके बाद ये दिक्कत थी कि भारत में तो किस हिसाब से स्टेट डिवाइड किए जाए ताकि परिवहन में और जो भी है वो सुविधा मिले, क्योंकि इतना बड़ा देश था, उसमें स्टेट डिवाइड करने तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, तो प्रशासन चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो स्टार्टिंग में क्या किया गया कि स्टेट बनाए गए A, B, C और D। A, B, C और D। A में 9, B में 9 थे, C में 10 राज्य थे और D में यूनियन टेरिटरी आती थी। A में ये हिस्सा आता था इधर का। और ये है, इसमें ये डिवाइड किया गया था, ये काफ़ी टाइम तक तो ठीक था। उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ऐसे सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी है, इनको पूरों को डीडी में कर दिया। अब इधर ये भी बिहार वाले भी है, इधर हरियाणा वाले भी है। हरियाणा वाले बोले हम भी ये राज्य में आते हैं, बिहार वाले बोले हम ये राज्य में आते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बोल रहे हैं हम डी में आते हैं, और इधर दिल्ली बोल रहे हैं हम डी में आते हैं, अंडमान निकोबार डी में आते हैं। अब ये डी में कहाँ आते हैं, ये बड़ी मुश्किल होगी इस टाइम। स्टार्टिंग में कर दिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि करना भी ज़रूरी था। फिर इनका कल्चर भी अलग अलग है, इधर से देखो बिहार का, हरियाणा का, इनका भी कल्चर अलग अलग, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई। इस हिसाब से बाद में इनको राज्यों में डिवाइड किया गया। 28, अब फिलहाल कितने 28 राज्य है और यूनियन टेरिटरी 8 है, केंद्र शासित प्रदेश। और एक बात और बता देता हूँ, भारत के एकीकरण में सबसे ज़्यादा सहयोग था पटेल का, फिर आता है वीपी मेनन, और एक जो लास्ट है, एक जो अपने लास्ट वायसराय थे माउंटबेटन का ने भी भारत का सहयोग किया था एकीकरण के टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। हिसाब से हमारा आज का ही कंप्लीट होता है संघों एवं राज्य क्षेत्र। भाग फर्स्ट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे जब भी क्लास आएगी भाग सेकंड के बारे में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।